इंडिया क्या पनिशमेंट दे सकता है? जैसे कि हमारी एम्बेसी का झंडा उतारा गया तो हमने उनकी सब सारी सिक्योरिटी हटा दी कि भैया ठीक है। अगर ये नहीं रोकते तो इस कनाडा और ब्रिटेन को क्या पनिशमेंट दे सकता है अमेरिका? इंडिया में ही या इनके कंट्री से कोई रिलेशन टाइज या टैरिफ्स लगा के कहीं से कुछ कर सकता है इंडिया? जो इंडिया कर सकता है, वो इंडिया ये कर सकता है कि इनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे वो बंद कर दे। इंडिया भी डेमोक्रेसी के नाम पे इराकी लोगों को बुलवाए, हमारे यहाँ बहुत से इराकी और अफगानी रिफ्यूजी रहते हैं, उनको छोड़ दे ब्रिटिश एम्बेसी के सामने कि जाइए आप प्रोटेस्ट कीजिए, इनके दीवारों पे पत्थर मारिए। भाई कम होंगे हमारे यहाँ अफगान वाले, क्योंकि अफगान को तो नेटो ने बर्बाद किया ना। नेटो में 2 ही लोग तो आए थे लड़ने, अमेरिका और ब्रिटेन, बाकी तो सब छोटे-छोटे 200-200 400-400 सैनिक थे। तो हम भी लोगों को छोड़ देंगे। और रही बात कि अगर आप वेस्ट सोचता है कि वेस्ट के बिना इंडिया नहीं चलेगा, तो गॉन आर द डेज। आप आज ब्रेक्सिट का शिकार हुए हो, ईयू में फूट पड़ रही है, और अगर आपको इंडिया एज अ ट्रेड पार्टनर नहीं मिलता है तो ये इकोनॉमी आपके लिए बोझिल हो जाएगी। आपके लोगों का जो लिविंग कॉस्ट आपने इतना हाई किया हुआ है उसको आप सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। ये जो पन्नू बार बार धमकी दे रहा है कि हम डिप्लोमैट्स पे टारगेट लेंगे, ये कितनी सीरियस धमकी है और क्या इस पर एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैं तो कह रहा हूँ पन्नू के अगेंस्ट में क्यों, इस पे तो कनाडा के अगेंस्ट में लेना चाहिए। इट्स वही आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर कहता है कि देयर शैल बी नो यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स। और वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर प्रोटेक्ट रिलेशंस कहता है कि ये ड्यूटी है उस स्टेट की कि आप काउंसलर को प्रोटेक्ट करें। तो ये अगर ये जो कर रहा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज कर रहा है, या ये क्रिमिनल अबेटमेंट है, इंसाइटमेंट है, ये इंसाइटमेंट टू कमिट क्राइम। कि तो इसके कहने पे कोई आदमी जाके मार दे कल को किसी हमारे एम्बेसडर को या हमारे किसी काउंसलेट को, तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? नमस्कार। एक ऐसा हफ्ता रहा ये जिसमें खालिस्तान के एक आतंकवादी सिक्स फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू गुरपतवंत सिंह पन्नू की खबर सुर्खियों में रही। कभी मारे जाने की खबर, कभी गायब होने की खबर, और कभी उसके वापस आने की खबर। लेकिन खालिस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर पैदा कर रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की एक खबर और आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी के पास पेट्रोल नहीं है लड़ने के लिए, इसलिए पाकिस्तान चाहता है इंडिया इस खालिस्तान के मसले में फंसा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। जहां जाए पहले खालिस्तान डिस्कस हो और बाद में कोई और डील्स डिस्कस हो। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब कई जगह रह चुके हैं, कई कंट्रीज में रह चुके हैं और इस पूरे मामले को अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर काम भी कर चुके हैं। खालिस्तान का मसला इतना ऐसा है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब खालिस्तान का मसला ऐसा है कि ये कनाडा, यूके, यूएसए, इन जगहों पे ज्यादा है। यूरोप में इसकी एक्टिविटी है। तो आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट टिम बैरो के साथ, और उनको स्टर्न वार्निंग दी इन्होंने कि खालिस्तानियों पर कंट्रोल कर लो वरना हम छोड़ेंगे नहीं। खालिस्तानियों को की हालत तो खराब ही है, ये समझना बहुत क्लियर है कि खालिस्तानी डरे हुए, इतने डरे हुए कि पन्नू एक दिन के लिए बाहर आया काला चश्मा लगा के अपने आप को डिस्गाइज में, एक वीडियो बना के गायब हो गया। दोबारा नहीं पता कि वो वीडियो कहां है और वो आदमी कहां है। तो ये जिस तरीके से इंडिया बात कर रहा है, क्या आपको लग रहा है इन पे नकेल लग जाएगी? अब खालिस्तान जो बाहर इंडिया में तो कहीं है नहीं, बाहर भी जो चल रहा है खालिस्तान मूवमेंट, वो खत्म होता दिखेगा? खालिस्तान मूवमेंट तो बेसिकली आईएसआई स्पॉन्सर्ड चीज, एक मूवमेंट है, आर्टिफिशियल मूवमेंट है। बहुत से हमारे सिख भाई बहन बाहर रहते हैं, वो इसको कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब वो जो वहां पे कुछ लोग हैं विदेशों में जो कि असाइलम लेके गए थे, उनका प्रोफेशन ही यही है कि हमको खालिस्तान की बात करनी है। उन्होंने, उनकी कोई और तो बिजनेस है नहीं, तो वो तो अर्निंग उनकी होती है, वो पैसा जो आईएसआई का आता है उससे वो अपने आप को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज की ये जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम फेयर नहीं है, और यहाँ पे जो है वो परसिक्यूशन होता है और ये होता है, और इस वजह से यूरोप देखिए, इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ रिफ्यूजी सेंटर फॉर ऑल द क्रिमिनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने दुनिया में कोई गलत काम किया है, आप जाके यूरोप में और यूके में, यूएसए में बस जाइए, और एक्स्ट्राडिशन इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपके जो सरकार वापस आना चाहती है उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब आप देख लें नीरव मोदी का, और ये क्या नाम है उसका जो मामा विजय है, माल्या। मेहुल विजय माल्या। चोकसी।
विजय माल्या भी। हाँ, विजय माल्या में इन लोग को लाना कितना मुश्किल हो गया। आज मोदी जी की 9 साल की गवर्नमेंट हो गई, 9 साल से अभी तक ये लोग वापस नहीं आए। तो ये जो वेस्ट है, वेस्ट ने ह्यूमन राइट्स के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई यू हैव बिकम काइंड ऑफ अमेरिका, काइंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में और आप में क्या अंतर? अगर पाकिस्तान की धरती से अफगानिस्तान फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए लोग कहें कि इनको बाहर निकालो और बाहर निकालो, तो वो आतंकवादी है। तो फिर आप ईयू में रिजोल्यूशन पास कर देते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट में। क्या क्या डिफरेंस है जब एक खालिस्तानी ये कहता है कि इंडिया का ये सफीर है, इंडिया का ये जो उच्चायुक्त है, इंडिया के ये जो काउंसलेट है, और इन काउंसलेट के जो एम्प्लॉइज हैं हम उनको सबक सिखाएंगे। इसमें और पाकिस्तान के उस तहरीक में जिसमें कि वो जो तहरीक लब्बैक का वो था बंदा, क्या नाम है, खादिम रिजवी ने जो कैंपेन चलाई थी कि फ्रांस के उच्चायुक्त को हमारे यहाँ से निकालो, उसमें क्या अंतर है? दोनों सेम चीज है। लेकिन आपने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास किया कि ये टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको ये रिफ्यूज देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं और ये देते हैं, और आपके यहाँ पे हो तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हमारा आतंकवादी है इसमें तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और नो आपका नो है तो वो जी इसमें इसमें फायदा भी होता है। मैं आपको बता दूं फायदा क्यों है। सबको ये लोग देते हैं जो असाइलम देते हैं, उसमें एक एक विजय माल्या नीरव मोदी नहीं है, इसमें कई और हैं और सारी दुनिया के लोग हैं। एक एक बिलियन ले करके अगर 20 लोग पहुंचे एक साल में, तो 20 बिलियन फ्री क्या है? ये देखने वाली बात है। सारी दुनिया के लोग जो करप्शन कर रहे हैं वो वहां पे जाकर के अपना मकान खरीदा, 2 दुकान खरीदी, अब मैं वहां सेटल होऊंगा। और ये अलग से नहीं है। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इस्कंदर मिर्जा उधर उस टाइम से चल रहा है, वो भी वही भागे थे, उनको वहीं निकाला गया था। ये देखने वाली बात है कि वहां वो कंट्रीज भाई क्या ज्यादा से ज्यादा एक मकान खरीदेगा, मकान खरीद के यहां रहेगा और यहीं सेटल हो जाएगा, पैसा लाएगा भाई 5 लाख 10 लाख डॉलर तो लाएगा, और लाएगा उसके साथ कुछ और पैसा लगेगा, और ये पैसा मिलियंस में बिलियंस में होता है। तो इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है उससे। ये खालिस्तान मूवमेंट जो है, इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी, इनकी इनकी पॉलिटी, इस सबको इंपैक्ट मिलता है। इंडिया से पैसा जाता है वहां, इसलिए। और खालिस्तान मूवमेंट तो खैर इंडिया से कोई पैसा नहीं जा रहा, लेकिन आईएसआई पैसा डाल रहा है, और आईएसआई जो डाल रहा है पैसा, तो उनकी इकोनॉमी को फायदा मिल रहा है। ये रोकने वाली बात है। तो क्या इंडियन इकोनॉमी और इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब जिन लोगों को एक्शन लेना ही पड़ेगा? इंडिया बात मैं नहीं देखता कि ये कोई इस इकोनॉमिक का कोई फायदा है। ये वेस्ट एक समझ लीजिए एक प्रेशर ग्रुप है जो वेस्ट रखना चाहता है इंडिया के अगेंस्ट में। इट्स लाइक अ न्यूसेंस वैल्यू। जब इंडिया थोड़ा सा आगे बढ़े और इंडिया में थोड़ी सी वेस्ट को लेकर के कोई और फीलिंग आए तो वो ये खालिस्तानियों को आगे कर देंगे। इससे ज्यादा इनकी कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं है। आई थिंक दे आर लाइबिलिटी ऑन देयर सोसाइटी एज वेल। क्या इनसे इकोनॉमी चलेगी भाई? ये तो उस देश में ऑलरेडी जो वहाँ के सिटीजन है, मोस्ट ऑफ देम, वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स में, वो उनका कंट्रीब्यूशन कोई खालिस्तान मूवमेंट से एडिशनल टैक्स तो वो देने वाले नहीं है। और जो रही बात आईएसआई की, आईएसआई के पास ऐसा इतना पैसा पंप करने के लिए नहीं है कि कनाडा जैसी इकोनॉमी को वो अफेक्ट कर सके। वो $1-2 मिलियन दे करके 10-15 लोग 20 लोग को एक को खड़ा करके और कुछ वो करवा सकते हैं, क्या नाम है, किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट और ये सब। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि वेस्ट की ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि रूल ऑफ लॉ वो जानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो जानते हैं। उनके अगेंस्ट जो इस उनके अगेंस्ट में कुछ हो तो वो टेररिज्म है, वो फिर पॉलिटिकल इनएप्टनेस है। लेकिन वही आप लोग के अगेंस्ट में, हम लोग के अगेंस्ट में हो तो वो कहेंगे कि भैया ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था डॉक्टर एस जयशंकर को, एंड आई मस्ट कोट हिम कि ये यूएस का यूरोप को ये आदत छोड़नी पड़ेगी। दे मस्ट ग्रो आउट ऑफ दिस बिलीव कि जो दुनिया की उनकी प्रॉब्लम तो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर यूक्रेन में अटैक हो रहा है तो पूरी दुनिया को सिंसियर हो जाना चाहिए और रशिया से संबंध तोड़ देने चाहिए। लेकिन अगर इंडिया पे अटैक कर रहा है पाकिस्तान, तो यूरोप का जो है वो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ ट्रेड वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो ये उनकी, आप देख लीजिए नदीम श्रवण के केस में, गुलशन कुमार के केस में, उस बंदे ने मारा उसको, वहां पे जो जजेस थे उन्होंने कह के इसलिए कह के उसको एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ जो है वो फेयर नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं है। इस तरीके से ये करते रहे। अब इनको धीरे धीरे ये समझ में आ रही है बातें कि
थिंग्स विल कम बैक। रशिया ने इनको बहुत अच्छा लेसन दिया है, एंड व्हाटएवर रशिया डिड, भले उसने हम लोग के लिए थोड़ी सी एक इन्फ्लेशन और ये सब कॉज किया, हम लोग को थोड़ी हार्डशिप हुई, लेकिन रशिया हैज टॉट देम अ लेसन, रशिया हैज ब्रॉट देम ऑन देयर नीज, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और दुनिया में ही जाकर के लोगों को सिखाते फिरोगे, आपके अगेंस्ट में भी वो होगा। और इसी वजह से इंडिया को इतना वेस्ट जो है वो भाव दे रहा है, और इंडिया की ये जो लिवरेज आई है वेस्ट के ऊपर कि इंडिया तो भाई चाइना से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम की दुश्मनी हमसे है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि दुनिया को ये दिखाएं कि भाई, या अपने लोगों को ये दिखाएं कि कम्युनिज्म के थ्रू वो चाइना को एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमी और बहुत जबरदस्त पावर बना सकते हैं, और डेमोक्रेसी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इंडिया एक चाइनीज के लिए ये एक मॉडल है जहां पे कि डेमोक्रेसी के साथ, इतने राइट्स के साथ, इतने मल्टीपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ भी आप ग्रो कर सकते हैं, आप सुपर पावर बन सकते हैं। तो चाइना और हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि जिस दिन चाइना के लोग रिवॉल्यूशन करके सीसीपी को हटा दिया, और आज नहीं तो कल वो होना है, बिकॉज की कोई भी वन आइडियोलॉजी वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती है, लोगों के अंदर डिसेंट आता ही है, जिसको हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो साला सीसीपी के अगेंस्ट में लोगों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कब तक लोगों को दबा के रखोगे तुम? 50 साल, 60 साल से, 70 साल से तुमने देश के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, कोई कुछ बोलता है तो उसको तुम टाइनामेन स्क्वायर में दबा के मार देते हो, कब तक करोगे? और जब तक, अभी तक तो तुमने हमेशा इंडिया को दिखाया, देखो ये भूखे हैं, नंगे हैं, कमजोर हैं, अटैक कर दिया डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी से ये होता है वो होता है। आज तो इंडिया ग्रो कर रहा है, और ये जिस दिन चाइना में हुआ कि चाइना के लोगों ने वहां की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंका, तो ये वेस्ट के लिए सोचने वाली बात होगी कि अगर इंडिया, चाइना और रशिया एक अलायंस बनाते हैं दादा, तो फिर वेस्ट की हेजेमनी खत्म। इसलिए आप सही बात है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसरो के प्रशंसा में आने लगे हैं आर्टिकल, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर इंडिया और चाइना और रशिया एक हुए, और एससीओ में जो कंट्रीब्यूशन, एससीओ की जो सफल वो अभी प्रोजेक्शन किया इंडिया ने, वो क्वाड के लिए एक चैलेंज है एससीओ, कि भाई इसी खित्ते में क्वाड भी है, इसी खित्ते में एससीओ भी है। तो इनको ये पता है कि अगर इंडिया गलती से भी रशिया और चाइना कैंप में चला गया, तो फिर जो वो रूल ऑफ लॉ जिस तरीके का ऑर्डर चाहते हैं, जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन बना के वो अभी इंटरनेशनल ऑर्डर पे गवर्न कर रहे हैं, दैट विल गेट डिसमेंटल्ड। इनफैक्ट इंडिया रशिया और चाइना को बहुत सपोर्ट करता दिख रहा है, अभी हाल में हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे। ये बात आपने सही बोली कि खालिस्तानियों को बहुत ज्यादा एड नहीं मिलती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या कुछ, तो हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर, 4 लाख, 5 लाख डॉलर, उससे कुछ वो दैट्स पीनट्स फॉर ब्रिटेन। हाँ, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, प्रेशर ग्रुप है। ये प्रेशर ग्रुप को पिछले 40 साल से इस प्रेशर ग्रुप को यूज किया जा रहा था। अब क्या ये प्रेशर ग्रुप इन्हीं के लिए प्रॉब्लम बन चुका है? क्योंकि इंडिया अब एक पावरफुल इकोनॉमी है, इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, और इंडिया एक स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्री है। देखिए, खालिस्तान मूवमेंट की सबसे खास बात यह है कि ये आउट ऑफ द सॉइल होता है, और होता है पंजाब के लिए। जैसे जैसे पंजाब के लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं कि पंजाब का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, और पंजाबी लड़के और बच्चे, हमारे बच्चियां जो हमारे भाई बहन हैं, वो जितना ज्यादा इंटीग्रेट होते जा रहे हैं, और अब उस इंटीग्रेशन में कुछ बचा नहीं है। हाँ, कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो कि एक क्या नाम है उनका, जो मैं भूल गया, वो जो भिंडरा वाले को लेके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पाई जाती है, बट अब वो उसके लिए अपनी जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं आगे आएंगे। भाई, इंडिया ने क्या नहीं दिया? अगर एक 1984 का दंगा हुआ जिसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं, और अपने सिख भाइयों और बंधुओं से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी है कि भाई ये गलती हुई है हमसे, हमने अपने ही लोगों के ऊपर ये जाति कर दी। लेकिन ये तो फिर अब कनाडा में नहीं हुआ था, कनाडा में वो पूरी शिप थी कोटा मगारू या क्या तो नाम था, जो कि 19वीं शताब्दी में कामागाटा हाँ, मारू। कामागाटा मारू, वो नहीं पूरा उन्होंने डुबा दिया था, पूरा का पूरा सिख उसमें नहीं मारे गए थे? किसने नहीं किया है ये बातें? आप यू मूव ऑन भाई, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ऊपर भी तशद्दुद हुआ है। ये क्या, इंदिरा गांधी ने वो जब गाय काऊ स्लॉटर के लिए, वो कौन एक ऋषि, वो साधु महाराज थे, वो प्रोटेस्ट करे थे, इंदिरा गांधी ने गोली नहीं चलवा दी थी उनके ऊपर? कितने जो है वो गोरक्षक मारे गए थे उसमें, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये हुआ, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट हम शर्मिंदा है उसके लिए, हम उसको कभी जस्टिफाई नहीं करते। उसके बाद तो आप देखें, उसके बाद मनमोहन सिंह जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जस्टिस केहर साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। हमारे एक समय में दोनों आर्म फोर्स यानी कि एयरफोर्स एज वेल एज वो जो आर्मी है, दोनों के हेड जो है वो एक समय में सिख रहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं,
हाँ, विक्रम हाँ, सिंह एंड एग्ज़ैक्टली, बी एस धनोआ। धनोआ, एग्ज़ैक्टली। उसके बाद आज आप ये क्या नाम है, मैं ये क्या बोल रहा था, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो अब बचा क्या है? अब तो कुछ हम्म, नहीं बचा है कि ये हिंदुस्तान पे भाई पूरा हिंदुस्तान ही खालिस्तान है, आपके तो देखने का नज़रिया वो करना है ना। और हम्म, खालिस्तान की मूवमेंट का जो स्टीम है, वो इंडिया हम्म, में है, और इंडियन जो हमारे बच्चे हैं, वो ये बात समझते हैं। दे आर नॉट रेडी हम्म, टू गेट स्पेंट फॉर दिस नॉनसेंस कॉज़। और पंजाब करना है तो भाई पाकिस्तान में करो पहले। करतार साहब तो वहां है, उसके लिए तो कॉरिडोर बनाया हुआ है, वीजा लेके आने जाना पड़ता था, मोदी जी ने किया। हम्म, मोदी जी ने क्या नहीं किया हमारे सिख भाइयों के लिए। मोदी जी ने दिसंबर 16 को या दिसंबर 9 जो भी है, साहबजादे जो हमारे परम आदरणीय साहबजादे लोग हैं, उनके लिए बाल दिवस घोषित कर दिया मोदी जी ने। बाल दिवस पूरे इंडिया मनाएगा अब आज से, वो तारीख मैं भूल रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा दादा। उसके बाद मोदी जी ने प्रकाश पर्व पे गुरु नानक देव जी साहब के वो कॉरिडोर खुलवाया, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया। तो क्या नहीं हम्म, किया मोदी जी ने भई? वो तो सिखों को जितना आउटरीच प्रोग्राम मोदी जी ने किया है, उतना तो किसी ने भी नहीं किया है। तो अब हम्म, उसके बाद इसका कोई असर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। धीरे-धीरे फीलिंग्स आएँगी, जाएँगी, और ये जो धीरे-धीरे जैसे-जैसे इंडिया डेवलप करेगा और बच्चे और ज़्यादा हमारे जो पंजाब के भाई-बहन हैं, वो और इंटीग्रेट होंगे, उनके अंदर ये फीलिंग चली जाएगी। तो इवन अगर वेस्ट इसको ये समझ के यूज़ कर रहा है ना कि इट्स अ काइंड ऑफ अ लिवरेज, इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप, तो उसकी ना हवा निकलने वाली है, क्योंकि उस प्रेशर का जो जो दबाव है, वो इंडिया में महसूस होना है, और इंडिया के बच्चे जितने तेज़ी से इंटीग्रेट हुए हैं, वो प्रेशर ग्रुप इनका इनइफेक्टिव हो जाएगा, ये उन्हीं के लिए सरदर्द बनेंगे। ये जो पन्नू बार बार धमकी दे रहा है कि हम डिप्लोमैट्स पे टारगेट लेंगे, ये कितनी सीरियस धमकी है और क्या इस पर एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैं तो कह रहा हूँ पन्नू के अगेंस्ट में क्यों, इस पे तो कनाडा के अगेंस्ट में लेना चाहिए। इट्स वही आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर कहता है कि देयर शैल बी नो यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स। और वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर प्रोटेक्ट रिलेशंस कहता है कि ये ड्यूटी है उस स्टेट की कि आप काउंसलर को प्रोटेक्ट करें। तो ये अगर ये जो कर रहा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज कर रहा है, या ये क्रिमिनल अबेटमेंट है, इंसाइटमेंट है, ये इंसाइटमेंट टू कमिट क्राइम, कि तो इसके कहने पे कोई आदमी जाके मार दे कल को किसी हमारे एम्बेसडर को या हमारे किसी काउंसलेट को, तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? इट्स नॉट जस्ट अ क्रिमिनल लाइबिलिटी, इट्स नॉट जस्ट अ म्युनिसिपल लाइबिलिटी। ये सिर्फ जो है उनके देश की लाइबिलिटी नहीं है। अगर इंडिया चाहे तो कनाडा को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खींच लें फॉर द वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशनशिप, प्लस द थ्रेट टू यूज फोर्स अगेंस्ट द इंडियन काउंसलेट। बिकॉज कि ये सारी जो काउंसलेट और एम्बेसी होती है दादा, ये फ्लोटिंग टेरिटरी होती है एक देश की, और आप उसके अगेंस्ट में हमें फोर्स, और एक बात याद रखिए, एम्बेसडर के ऊपर हमला पूरे इंडिया के ऊपर हमला माना जाएगा। इट विल बी ब्लडी यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। तो आप वो तो छोड़िए कि हम उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, वी कैन पुल कनाडा इनटू आईसीजे। राइट, पुल कनाडा इनटू आईसीजे। अच्छा, एक चीज और कि ये जो एक एक करके खालिस्तानी मर रहे थे, उसका उसका ये लोग आरोप मढ़ते हैं हमारी रॉ पे और इंडिया पे। हालांकि इंडिया ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन डरे तो हुए हैं। इनके मूवमेंट्स, इनके जो काम है, वो आया था ना पन्नू भी। पन्नू पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। पन्नू आया था और इस तरीके से आया जैसे चोर भी नहीं आता, चोर भी थोड़ा थोड़ा खुले में आ जाता, उस तरीके से आया और आकर के बोला हम एक रेफरेंडम कर रहे हैं कनाडा में। तो कह रहे पिछली बार तो 750 आए थे, अब की बार 550 ही रह जाएंगे। लेकिन ये जो डरे हुए हैं, इससे ये पता नहीं लगता कि कहीं इनकी हालत खराब है और ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम डरते नहीं। बिल्कुल कहीं नहीं, बिल्कुल खराब है भाई। आप देखिए अमेरिका में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। आज ही किसी कैनेडियन एमपी ने, जो इंडियन एमपी है, उन्होंने भी इसको कहा है कि दिस इज अबोरेबल एंड दिस इज कंडेमनेबल, और ये नहीं होना चाहिए। और ये जो कनाडा कह रहा है, और जस्टिन ट्रूडो के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो एग्री विद दैट लैड। वो कुछ ज्यादा ही जो है ना, मतलब लिबरल हैं, जो लिबरलिज्म डिस्ट्रक्टिव है। और वो लिबरलिज्म खाली, मतलब ये कैसा लिबरलिज्म है कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ही वो थ्रेट पहुंचा दे। अभी हम क्यूबेक में जो होता है, क्यूबेक के लोगों को समर्थन देना शुरू करें, तो वो क्या करेंगे? अगर हम यही डबल गेम, तो ये पाकिस्तान तो डबल गेम खेला कि भैया वो अलकायदा में, वॉर ऑन टेरर में अलकायदा से लड़ भी रहा था और अलकायदा को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। तो आप कौन सा डबल गेम नहीं कर रहे हो हमारे साथ? आप भी तो डबल गेम कर रहे हो कि आप हमसे कहते हो कि हम यूज ऑफ फोर्स इंडिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाएंगे, और हम उसके वन इंडिया के जो पूरा डेफिनेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो एंटी इंडिया फोर्सेज है उसको अपने आप ना सिर्फ
न सिर्फ जगह देते हो बल्कि उनको इनकरेज करते हो कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर सके। तो वेस्ट हैज टू वॉक इट्स टॉक। Unless until they do that, India will be very cautious. India will be treating that path with utmost caution, क्योंकि इस वेस्ट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड अमेरिका इज डूइंग एवरीथिंग अंडर द सन टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया। एंड दिस इज द ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट इन इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, कि अगर ये विन नहीं ट्रस्ट करते हैं, अगर ये इसी तरीके के डबल गेम करते रहेंगे वेस्ट वाले, कि हमको हमारी आर्म ट्विस्ट करे खालिस्तान मूवमेंट के नाम पे, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कभी रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे, और कभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम पे इस तरीके की बोगस रिपोर्ट जारी करके हमको वो अगर मेलाइन करते रहे, तो इंडिया मस्ट थिंक कि भाई व्हाट ऑप्शन डू वी हैव। Yes, what options do we have? Finally, ये जो मूवमेंट था, खालिस्तान मूवमेंट जो हमने देखा था, इन्होंने एक हमारा प्लेन उड़ा दिया, एयर इंडिया कनिष्का, और उसमें एयर इंडिया कनिष्का जब उड़ाया गया था तो यही कनाडा है जिसने ठीक से एक्शन नहीं लिया था, उसी रिपुदमन सिंह मलिक पर, उसी बचाव सिंह बागड़ी पर, और तो सब बरी हो गए, आराम से बरी हो गए। उसी टाइम पे 2 बॉम्ब रखे गए थे। एक बॉम्ब नरीता एयरपोर्ट पे, यानी कि टोक्यो में नरीता एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था, उसमें सारे कन्विक्शंस हो गए थे। इन्होंने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि बाद में रिपुदमन सिंह मलिक इंडिया के फेवर में आ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिखी कि मैं आपकी पॉलिसीज को सपोर्ट करता हूं, रिपुदमन सिंह मलिक को मरवा दिया गया। इन्होंने ही मरवाया, खालिस्तानियों ने। ये खालिस्तानी आपस में क्या फूट पड़ चुकी है? किसी भी ऐसे समाज में फूट पड़ती है जहाँ पे 2 से ज्यादा आदमी हो, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि दिमाग इंसान का बदलता रहता है। इंसान आज जो हम 40 साल की अवस्था में, वो हम 30 साल की अवस्था में नहीं थे। जो हम 30 में सोचते थे, 40 में हमको अब हंसी आती है कि हम ऐसा भी सोचते थे। तो बिल्कुल ये व्यवस्था तो हमेशा ही रहती है, और इंडिया को इस जो रिफ्ट है, और अगर नहीं है तो रिफ्ट क्रिएट करना चाहिए, और अगर रिफ्ट है तो उसको भरपूर एक्सप्लॉइट करना चाहिए। एंड इंडिया मस्ट पुट इट्स फुट डाउन बाय सेइंग टू द वेस्ट कि द नॉनसेंस ऑफ खालिस्तान विल नॉट बी टॉलरेटेड। नो जोक्स विद द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको और बाकी हमारे ऊपर रिलीजियस फ्रीडम ये वो सब करवाना है, करवाइए। ह्यूमन राइट्स का नाटक करना है, करवाइए। ह्यूमन राइट्स का कार्ड है, ये जब चाहते हैं डेमोक्रेसी को ब्लैकमेल करने के लिए ह्यूमन राइट्स का कार्ड यूज करते हैं। और इकोसॉक का जो हेड है वो सऊदी अरेबिया बनता है। सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी चलती है। और ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये आती है वेस्टर्न यूरोप से, उसमें अफगानिस्तान वो इंडिया से भी ऊपर रैंक लेकर के आता है। फॉर गॉड सेक, ये जो इनकी जो डुअलिज्म है ना, या इंडिया को अंडर कारपेट रखने के लिए, ये जान जाए कि 700 साल हमने 10 आइडियोलॉजीज झेली। रिलीजियस आइडियोलॉजीज को झेली, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म को झेला, हमने इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म को झेला, हमने कम्युनिज्म के फॉर्म में। सबने कोई हमको कहा हमको भगवान का नहीं पता है, किसी ने कहा हमको इकोनॉमी का नहीं पता है, किसी ने कहा कि हमको पॉलिटिक्स क्या है ये नहीं पता है, किसी ने हमको कहा कि हम तो निम्नलिखित के इंसान हैं। और आज इतना 700 साल का अटैक हम झेल करके भी अब ये बने हैं कि बाई 2050 जो प्रोजेक्टेड है कि इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द अमेरिका एंड यूएसए। रोक नहीं सकते ये वेस्ट वाले, और रोकने की हिम्मत है तो रोक के दिखा ले, वो होगा नहीं, क्योंकि आप नेचर को नहीं रोक सकते। ये बात याद रखिए वेस्ट। अभिषेक जी, मैं फाइनल क्वेश्चन और थोड़ा छोटे में जवाब लेना चाहूंगा, 21 मिनट ऑन द लाइन। ये कि इंडिया क्या पनिशमेंट दे सकता है? जैसे कि हमारी एम्बेसी का झंडा उतारा गया तो हमने उनकी सब सारी सिक्योरिटी हटा दी कि भैया ठीक है। अगर ये नहीं रोकते तो इस कनाडा और ब्रिटेन को क्या पनिशमेंट दे सकता है अमेरिका? इंडिया में ही, या इनके कंट्री से कोई रिलेशन टाइल्स या टैरिफ्स लगा के कहीं से कुछ कर सकता है इंडिया? ये वो तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज कि वो बायलैटरल रिलेशन नहीं है, वो WTO से गवर्न होते हैं। WTO जो है एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नियम और कानून है, उसके तहत वो चलता है। तो बायलैटरल रिलेशंस उसको अफेक्ट नहीं करते कि आप टैरिफ बढ़ाएंगे या ज़्यादा करेंगे, तो फिर उसकी मैटर वो WTO में आएगा, और फिर WTO में अगर आप केस हारते हैं तो फिर आपको अच्छा खासा कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। तो या प्रोवाइडेड कि आप WTO की मानो ही नहीं, या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम रखें। वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बनना पड़ता है। और कभी हमसे गलती होगी, कभी किसी और को गलती होगी, तो अगर हम WTO को ही डिसमेंटल कर देंगे तो कल को फिर हमारे भी जो ग्रजेस होंगे, कहीं हम को ले जाने के लिए फोरम नहीं होगा। हाँ, जो इंडिया कर सकता है
वो इंडिया ये कर सकता है कि इनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, वो बंद कर दे। इंडिया भी डेमोक्रेसी के नाम पे इराकी लोगों को बुलवाए, हमारे यहाँ बहुत से इराकी और अफ़गानी रिफ्यूजी रहते हैं, उनको छोड़ दे। ब्रिटिश एम्बेसी के सामने कि जाइए आप प्रोटेस्ट कीजिए, इनके दीवारों पे पत्थर मारिए। भई कम होंगे हमारे यहाँ अफ़गान वाले, क्योंकि अफ़गान को तो नेटो ने बर्बाद किया ना, नेटो में 2 ही लोग तो आए थे लड़ने, अमेरिका और ब्रिटेन, बाकी तो सब छोटे-छोटे 200-200 400-400 सैनिक थे। तो हम भी लोगों को छोड़ देंगे, हम भी बताएँगे कि आपके जो इतना ये जो एम्बेसडर खूब घूमते हैं फ्री, उनकी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। भई अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी के सामने कोई इराकी था या कौन था, वो बम रखने की कोशिश इज़राइली एम्बेसी के सामने बम रखने की कोशिश किया था, तो उसको पकड़ा गया था। तो ऐसे हम भी बहुत कुछ करा सकते हैं कि आपको डरा के रख सकते हैं। और रही बात कि अगर आप वेस्ट सोचता है कि वेस्ट के बिना इंडिया नहीं चलेगा, तो गॉन आर द डेज़। आप आज ब्रेक्सिट का शिकार हुए हो, ईयू में फूट पड़ रही है, और अगर आपको इंडिया एज़ अ ट्रेड पार्टनर नहीं मिलता है, तो ये इकोनॉमी आपके लिए बोझिल हो जाएगी। आपके लोगों का जो लिविंग कॉस्ट आपने इतना हाई किया हुआ है, उसको आप सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। चूँकि आज 1700, 1200, 1500 यूरो पे वो वहाँ के लोग रहते हैं, और उनके जो सस्ते कपड़े और ये सब आते हैं, ये सब इंडिया, चाइना और बांग्लादेश और यहीं से बन के जाते हैं। वी हैव आल्सो सो मच एट आवर हैंड्स टू पुल द लीवर, बट हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम शराफत दिखा रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ मीन्स टू डू दैट, बट हम ऐसा कर नहीं रहे। बिल्कुल, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। लोग नीचे कमेंट्स में बोलते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं, डॉक्टर साहब पढ़ाते भी हैं, किताब भी लिख रहे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा किताब लिख रहे हैं, तो थोड़ा बिजी रहते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब के साथ वो करें, लेकिन डॉक्टर साहब आते रहेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।